गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द डिविडेंड डिसीजन। कल हमने अपने डिविडेंड डिसीजन के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने छोड़ा था। कल हमने शेयर होल्डर प्रेफरेंस के बारे में पढ़ा था, लास्ट पॉइंट अपना, कि जैसे हमारे शेयर होल्डर की प्रेफरेंस होगी वैसा ही हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। हमारे शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमें डिविडेंड ज्यादा मिलना चाहिए तो हमें ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। अगर हमारे जो शेयर होल्डर है मेजोरिटी रेगुलर इनकम वालों की ज्यादा है, लेकिन अगर मेजोरिटी कैपिटल गेन वालों की ज्यादा है और उन्हें हमारी कंपनी के डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है, तो हमें फिर कम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज टैक्सेशन पॉलिसी। तो टैक्सेशन पॉलिसी भी एक फैक्टर है जो हमारे माइंड को अफेक्ट करता है व्हेन वी डिक्लेयर द डिविडेंड। जब हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो टैक्सेशन पॉलिसी का फैक्टर भी हमारे माइंड को अफेक्ट करता है कि मार्केट में क्या टैक्स रेट चल रही होती है। ठीक, तो अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, पहले देखेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है कंपनी की तरफ से, मीन्स है तो वो कंपनी का प्रॉफिट ही, और प्रॉफिट का एक पार्ट कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को दे रही है, मीन्स अपने ओनर्स को दे रही है। तो ये आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में जो भी अर्निंग हो रही है उस अर्निंग पे हमको टैक्स नहीं देना होता। आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो हमारी सैलरी मिलती है, तो सैलरी पर भी हमें क्या देना पड़ता है, इनकम टैक्स पे ऑफ करना पड़ता है। सेम एज इट इज, किसी कंपनी में आपने अगर प्रॉफिट अर्न किया है तो उस प्रॉफिट पर भी कंपनी को क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। और डिविडेंड किसका पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है। तो कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है, जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो कौन सा हो गया, जनरल रिजर्व, ठीक, और दूसरा कौन सा हो गया, डिविडेंड। तो वो पार्ट जो कंपनी प्रॉफिट का, वो पार्ट जो हम एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उस पर कंपनी को क्या पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है पहले। उसके बाद वो अमाउंट टैक्स डिडक्ट होने के बाद शेयर होल्डर्स के हाथों में पहुंचती है। ठीक, अब होता क्या है कि जो टैक्स की अमाउंट है, ये बेटा टैक्स का लॉ है एक तरीके का, कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पे सिर्फ एक बार ही टैक्स लगाया जाता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट पे सिर्फ और सिर्फ एक बार ही टैक्स लगाया जाता है। और जो हमारी बाकी की सारी चीजें हैं, यानी कि अगर कंपनी इस पर टैक्स दे चुकी है इस अमाउंट पर, जैसे सपोज कीजिए हमने 1 करोड़ रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, दिस अमाउंट इज 1 करोड़। कंपनी ने सोचा कि उनका 2 करोड़ का प्रॉफिट है, 2 करोड़ में से 1 करोड़ का हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। तो 1 करोड़ का डिविडेंड आप लोग डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, ये आपकी प्रॉफिट की अमाउंट है। बाकी तो बाहर आप परसेंटेज में डिक्लेयर करेंगे कि अपने प्रॉफिट का 50% डिक्लेयर कर रहे हैं, 60%, 70%। ठीक, तो हमने 1 करोड़ अमाउंट ले लिया बिकॉज हम डिजिट में उसको क्या करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब 1 करोड़ पे कंपनी क्या देगी, पहले टैक्स देगी। उसके बाद डिडक्ट होने के बाद जो नेट आपकी वो बचेगी अमाउंट। सपोज कीजिए 1 करोड़ पे कंपनी ने, टैक्स रेट मार्केट में अगर 20-30% भी चल रही है, तो कंपनी को 20 लाख रुपए क्या देना पड़ गया, टैक्स देना पड़ गया। वी हैव टू पे द टैक्स, कितने का, 20 लाख पे। 1 करोड़ रुपए 20 लाख का हमने क्या दिया, टैक्स दिया, बाकी बचे 80 लाख। अब मार्केट में जो शेयर होल्डर्स के पास पैसे जाएंगे वो कितने जाएंगे, 80 लाख रुपीज। सही बेटा। अब दूसरी बात, ये तो रह गया कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू कि कंपनी जितने भी अमाउंट ऐसे डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कंपनी को उस पर क्या देना है, टैक्स पे करना है। अब ये अमाउंट 80 लाख रुपए किसके हाथ में पहुंचे, शेयर होल्डर्स के हाथ में पहुंचे। किसी को 1 लाख मिले, किसी को 50,000 मिले, किसी को 30,000 मिले, किसी को ज्यादा भी मिल सकते हैं। अब सपोज कीजिए किसी को 5 लाख रुपए मिले, उसमें से 80 में से कितने मिले, 5 लाख रुपीज किसी को मिल गए। वो उसके पास कंपनी के ज्यादा शेयर है तो उसको ज्यादा डिविडेंड मिला है, तो 5 लाख रुपीज उसकी अर्निंग हुई अगर 5 लाख रुपीज की, तो वो टैक्स पे करेगा। क्या वो टैक्स पे करेगा उस अर्निंग पे, नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ उस अर्निंग पे क्या जा चुका है, टैक्स जा चुका है और कंपनी ने पे कर दिया है। तो जो डिविडेंड की इनकम होती है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की अमाउंट पे कोई भी टैक्स नहीं देना होता। तो अब 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो गए, कंपनी का, एक शेयर होल्डर्स का।
शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले कंपनी से, बिकॉज ऑफ उनको टैक्स नहीं देना उस पर। और जो कंपनी के ओनर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि हम कम अमाउंट डिविडेंड डिक्लेयर करें, बिकॉज ऑफ उनको उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पे। फैक्टर अफेक्टिंग ये कह रहा है कि मार्केट में अगर आपकी टैक्स रेट हायर चल रही है, टैक्स रेट अगर आपकी हायर चल रही है, तो एट दैट टाइम आप जो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे वो डिविडेंड कैसा देंगे, आप कम देंगे। सही है, एरो के निशान से आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। इसको हम रब कर देते हैं। देखिए, टैक्स रेट अगर मार्केट में हाई चल रही है तो डिविडेंड हम कैसे रखेंगे, लो इशू करेंगे, क्योंकि हमने फिर भी अगर हम सपोज कीजिए हम 80% डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रहे हैं और टैक्स रेट मार्केट में 40% चल रही है, तो भी तो शेयर होल्डर के हाथ में पैसे नहीं पहुंच रहे, तो हम गवर्नमेंट को देकर क्यों वेस्ट करें अपना प्रॉफिट। जब टैक्स रेट कम होगी तब एट दैट टाइम हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। मार्केट में तो वो लोग ये देखेंगे कि हमारे हाथ में कितना कैश आया है, उन लोगों को कितने पैसे मिले, वो लोग तो ये देखेंगे। तो उनके हाथों में, शेयर होल्डर्स के हैंड्स में कैश कितना जा रहा है, वो चीज हमारे लिए मैटर करती है, और उसी चीज से जो हमारी गुडविल है कंपनी की, हमारी जो इमेज है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो एक फैक्टर ये भी है, जब मार्केट में हमारे टैक्स रेट बहुत हाई चल रहा है, एट दैट टाइम डिविडेंड कम डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन अगर टैक्स रेट आपकी लो है तो डिविडेंड हमें इंक्रीज करके दे देना चाहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। यहाँ पर कह रहे हैं बेटा, स्टॉक मार्केट रिएक्शन में कि जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, कुछ पर्टिकुलर जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो NSE BSE जो होते हैं, वहां पर क्या होता है कि शेयर के प्राइस डेली अप डाउन होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक एक्सचेंज से ही थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं इसको। जैसे ही कंपनी से रिलेटेड, किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी गुड न्यूज मार्केट में गई, तो तुरंत उस कंपनी के शेयर के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, अप हो जाते हैं। ये हमें बिल्कुल पता है सबको, वी वेल नोन अबाउट इट। और अगर किसी भी कंपनी से रिलेटेड बैड न्यूज मार्केट में जाती है तो उस कंपनी के शेयर के प्राइस डाउन हो जाते हैं। ये चीज हमें पता है। अब वही चीज यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन हमारा क्या होने वाला है, हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मार्केट प्राइस है वो डाउन चल रहे हैं, हम इसको और ज्यादा डाउन नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, एट एनी कॉस्ट हमारे जो शेयर के प्राइस हैं वो इंक्रीज होने चाहिए, तो हमें डिविडेंड डिक्लेयर ज्यादा करना है। मीन्स अगर हमारे शेयर के प्राइस हम अप करना चाहते हैं, जो मार्केट प्राइस है शेयर के, वो क्या करना चाहते हैं, अप करना चाहते हैं, एट दैट टाइम हमें डिविडेंड भी कैसा देना है, ज्यादा डिक्लेयर करना है, हायर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अगर हम लोअर रखना चाहते हैं, यानी हम ये चाहते हैं कि मार्केट प्राइस हमारे अगर जैसे चल रहे हैं ठीक है और हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते, तो और हम अपनी मार्केट जो डिविडेंड रेट है उसको स्टेबल भी रख सकते हैं। स्टेबल मीन्स है जितनी हमने लास्ट ईयर डिविडेंड रेट दी थी, जिस रेट से हमने डिविडेंड दिया था, सेम उस रेट से भी हम डिविडेंड डिक्लेयर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे जो शेयर के प्राइस हैं वो एज इट इज ही चलते रहेंगे। तो हमें ये पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पर ध्यान में रखना है। मीन्स कहीं ना कहीं जो इफेक्ट होता है कंपनी के डिविडेंड के डिसीजन का, वो डायरेक्ट किस पर पड़ता है, उसकी शेयर मार्केट पर पड़ता है। जैसे ही कंपनी से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड कोई भी न्यूज मार्केट में जाएगी, तुरंत उसके शेयर के प्राइस उससे अफेक्ट करेंगे, और हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसका क्या रिएक्शन होने वाला है उसको हमें पहले ही क्या कर लेना चाहिए, माइंड में कंसिडर कर लेना चाहिए कि हमारे इस डिसीजन का रिएक्शन ये होगा। इस चीज को ध्यान में रखकर ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, इस चीज का इफेक्ट हमारे शेयर के प्राइस पर भी पड़ेगा। स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन होने वाला है, उसके रिएक्शन को भी हम क्या कर लें, एक बार कंसिडर करके चले। पॉइंट नंबर 9 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 9 इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। ये कह रहा है यहाँ पे एक्सेस टू कैपिटल मार्केट मीन्स जो आपकी कैपिटल मार्केट है
जहां आप लोग शेयर और डिबेंचर इशू करके मनी कलेक्ट करते हैं लोगों से। अगर आपने शेयर डिबेंचर इशू किए थे कभी कैपिटल मार्केट में और उस टाइम पर आपको लोगों से मनी कलेक्ट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, बहुत इजीली आपने क्या कर लिया है, मार्केट से इजी कलेक्ट जो मनी है उसको बहुत इजीली कलेक्ट कर लिया आपने। मार्केट से मनी को आपने बहुत इजीली कलेक्ट कर लिया। आपको ब्रोकर्स पे, अंडरराइटर्स पे बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च नहीं करनी पड़ी। जो इन्वेस्टर्स थे वो खुद ही आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और वो आपकी कंपनी की शेयर परचेज करना चाहते थे। आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में अगर आपकी इमेज ऐसी है तो हमें अपने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, और हमें उन्हें डिविडेंड कैसा देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए। If we collected the money very easily from the capital market at the time of issuing the shares, जब हमने शेयर इशू किए थे उस टाइम पे हमें जो मनी कलेक्ट हुई वहां से मार्केट से वो बहुत इजीली कलेक्ट हो गई थी। हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। तो डिविडेंड हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, हाई डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। बट इसके जस्ट अपोजिट दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर हमें उस टाइम पे, जैसे हमने शेयर इशू किए, कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, हमें ब्रोकर अंडरराइटर को पैसे देके अपनी कंपनी के शेयर सेल आउट कराने पड़ रहे हैं और लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, लोग हमारी कंपनी को जानते ही नहीं है, तो उस केस में हम डिविडेंड डिक्लेयर क्यों करें, ज्यादा अपनी कंपनी का प्रॉफिट क्यों शेयर होल्डर में बांटे, जब हमारी कंपनी को जानते ही नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, कम डिविडेंड डिक्लेयर करें जब हमें मार्केट से फाइनेंस बिल्कुल भी इजीली कलेक्ट ना हो। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। 2 पॉइंट और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे चलते हैं। एक है इसमें पॉइंट नंबर 10, लीगल कॉन्स्टेंट। ठीक, और एक है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। अभी देखते हैं उनको। चलिए, कुछ लीगल कंडीशंस के बारे में यहाँ पर हमें बता रहे हैं। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हमें फुलफिल करनी पड़ती है बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। तो वो चीज क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्यों ये लीगल कंडीशन लगाई गई है। एक्चुअली होता क्या है, अभी तक के सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा एक कंडीशन कि जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, मार्केट में उसकी इमेज क्या होगी, अफेक्ट होगी। उसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो किससे है, मार्केट में उसकी इमेज से, उसकी पर शेयर प्राइस से है, उसकी गुडविल से है। सेम अब कंपनी ने अगर डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करा तो इमेज अप होगी, शेयर के प्राइस अप होंगे। डिविडेंड कम डिक्लेयर करा तो इमेज भी डाउन होगी, शेयर की प्राइस भी डाउन होगी। जो कंपनी के लिए सबसे मेन थिंग है और कंपनी का जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो भी तो यही होता है, अपने पर शेयर प्राइस को इंक्रीज करना, कंपनी की वेल्थ इंक्रीज करना, शेयर होल्डर को मैक्सिमम क्या देना, उनका वेल्थ इंक्रीज करना शेयर होल्डर्स का। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है और ये डायरेक्टली किस तरह इफेक्ट हो रहा है, डिविडेंड डिसीजन से इफेक्ट हो रहा है। तो जो हमारा लॉ है, कंपनीज एक्ट है, उन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी हैं डिविडेंड डिसीजन डिक्लेयर करते टाइम। आपको वो चीजें ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहली बात उन्होंने ये बोला है कि जिस भी प्रॉफिट में से कंपनीज क्या करती हैं, इसमें कंपनीज ने बेटा फ्रॉड करने स्टार्ट कर दिए थे, बहुत सारे फ्रॉड स्टार्ट हो गए। रूल्स रेगुलेशन तभी बनते हैं जब कुछ चीजें गलत होती हैं। तो जो प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट के 2 पार्ट्स हमें करने हैं, एक हमें करना है जनरल रिजर्व और एक हमें करना है डिविडेंड। तो वो लोग क्या करते थे, इस प्रॉफिट में से कुछ ऐसी नेसेसरी चीजें हैं जो हमें डिडक्ट करनी होती हैं, वो बिना डिडक्ट करे ही क्या करते थे, प्रॉफिट को ज्यादा दिखा करके ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया करते थे। जो चीज गलत कर दी गई, अब उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं है, कुछ नेसेसरी थिंग्स आपको प्रॉफिट में से डिडक्ट करनी जरूरी है अपने P&L अकाउंट में। जैसे जो हमारा एक डेप्रिसिएशन होता है, P&L अकाउंट में एक एक्सपेंसेस है जो कि डेप्रिसिएशन के नाम से हम उसको दिखाते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज एसेंशियल टू डिडक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना जरूरी है। डेप्रिसिएशन अगर हम डिडक्ट नहीं करेंगे तो वो लॉ के अगेंस्ट माना जाएगा।
कुछ नेसेसरी प्रोविजंस हमें बनाने होते हैं फॉर द बैड डेब्ट्स और अदर थिंग्स। वो नेसेसरी प्रोविजंस हम पहले ही बना लें अपने P&L अकाउंट में, उनको स्किप हम नहीं कर सकते। दो चीजें हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजंस हो गए। उन दोनों को डिडक्ट करने के बाद जो हमारा नेट बाद में प्रॉफिट बचेगा, केवल उसी प्रॉफिट से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। बाकी इनको डिडक्ट किए बिना हम डिविडेंड डिक्लेयर अगर करते हैं तो वो लॉ के अगेंस्ट माना जाएगा। ऐसा लीगल कॉन्स्टेंट बनाया गया है, हमारे कंपनीज एक्ट में है। बहुत सारी कंपनीज ने इस पर क्या करना शुरू कर दिया था, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं गलत काम होने शुरू हो गए थे। उन्होंने विदाउट डेप्रिसिएशन डिडक्ट किए क्या करना शुरू कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि मार्केट में इमेज अच्छी होगी, डेप्रिसिएशन ही लाखों रुपए का हो जाता है, इतने रुपए का हम डिविडेंड देंगे मार्केट में इमेज अच्छी हो जाएगी। डेप्रिसिएशन तो अपने हाथ में मत लगाओ, कंपनी के अकाउंट में तो पैसे जा रहे, कोई एक्सपेंसेस थोड़ी ना। वो क्या करते हैं, हम लोग फ्यूचर के लिए अपने अकाउंट में कुछ मनी सेव करके रख लेते हैं फॉर द फ्यूचर मशीन, जिसको अपने हाथ में बाद में किसी से पैसे ले लेंगे, इमेज अच्छी होगी मार्केट में। तो वो लोग कुछ ऐसी प्लानिंग करके इनको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, बट इट शुड नॉट बी स्किप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर भी बेटा क्या है कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हमारे ऊपर लगा दी गई हैं, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट मीन्स हमें एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध दिया गया है यहाँ पर कि हम जब तक इस कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं तब तक हम सिर्फ इतने % ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, इससे ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। या फिर वो लोग हम पे जब तक हम इस कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हम पर बैन भी लगा सकते हैं कि तब तक हम कोई डिविडेंड नहीं देंगे। ठीक, तो वो दोनों ही कंडीशन हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो सकता है, किस कंडीशंस में हो सकता है, उसकी बात करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग मनी कलेक्ट करते हैं, सोचिए मार्केट से, तो मनी कलेक्ट करने के 3 तरीके हैं हमारे पास सबसे बड़े लॉन्ग टर्म में, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। इक्विटी शेयर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो लोग ओनर है कंपनी के, उन्हें हमें कोई पैसा वापस नहीं करने की जरूरत होती। हमें उनके बारे में सोचने की नीड नहीं होती है कि अगर वाइंडिंग अप का टाइम आया तो हमें जो है कंपनी से उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। बच गया तो उनको दे देंगे, सारा प्रॉफिट उन्हीं का है, नहीं बचा तो उनको नहीं देंगे। वैसे भी कोई कंपनी अपने वाइंडिंग अप के टाइम पर के बारे में नहीं सोचती है जब वो स्टार्ट करते हैं। तो इक्विटी शेयर्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफर कर दिया जाता है, उनका भी पेमेंट करना कंपल्सन नहीं है। बट अगर हम डिवेंचर्स पर आते हैं तो डिवेंचर्स के केस में क्या है, डिवेंचर्स के थ्रू हम जितने भी मनी कलेक्ट करते हैं, 10 साल के लिए की है हमने, 15 ईयर्स के लिए की है, 20 ईयर्स के लिए की है, 5 ईयर्स के लिए की है, जो भी अमाउंट हमने कलेक्ट की है उससे 2 चीजें हमें पे करनी पड़ती हैं। एक तो उसकी जो मेन कैपिटल है वो हमें पे करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, या फिर जब हमारी मैच्योरिटी पूरी हो रही हो। 5 साल के लिए तो 5 साल बाद उनकी कैपिटल देनी पड़ेगी। 10 साल के लिए डिवेंचर इशू किए थे तो 10 साल बाद उनकी कैपिटल वापस करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे 10 ईयर्स से एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। फॉर सिक हमने 10 ईयर्स के लिए डिवेंचर्स इशू किए, 10% डिवेंचर थे, ये इंटरेस्ट की रेट है, हमने डिवेंचर इशू किए और मार्केट से कैपिटल कलेक्ट कर ली। हमने कैपिटल कलेक्ट की करीब 2000 करोड़ डिवेंचर्स के थ्रू, 2000 करोड़ रुपए हमने कलेक्ट किए मार्केट से। ठीक, हाँ, डिवेंचर्स के थ्रू हमने कितने रुपए कलेक्ट किए, 2000 करोड़ रुपए मार्केट से कलेक्ट कर लिए। अब क्या है, 10 साल के लिए कलेक्ट किए हमने, कंपनी बहुत स्मूथली चल रही है। फर्स्ट ईयर में हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया क्योंकि हमारी कैपिटल बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी हमारे पास, और हम लोगों का स्ट्रॉन्ग नींव हो गई। अब क्या है कि हमने जो हमारे प्रीवियस ईयर्स थे, हमने जिस भी कंपनी से मनी ऐसे डिवेंचर्स वगैरह अगर इशू किए थे हमने, तो हम क्या करते हैं, हमारी ये हैबिट में है कि हम लोग जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं वो बहुत हाई रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव एक ये भी है कि जो हमारे मार्केट प्राइस पर शेयर है वो अप हो जाए
और हमारे पास ये सबसे अच्छा तरीका होता है क्योंकि हम एक प्रॉफिटेरिंग कंपनी है, तो हम लोग मार्केट में ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर प्रॉफिट हो जाएगा, हमारी अर्निंग में भी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है और इनका इंटरेस्ट भी हम लोग टाइम पे दे ही देते हैं। बट 2000 करोड़ इज नॉट अ लीस्ट अमाउंट, ये बहुत छोटी अमाउंट नहीं है। तो जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, जब आप डिवेंचर इशू कर रहे होते हैं तो वो आप पर एक बैन लगा सकते हैं। दे हैव अ राइट, उनके पास प्रॉपर राइट है कि वो आप पर क्या लगा दे, एक बैन लगाए। और वो बैन क्या हो सकता है कि जब तक आप हमारी कैपिटल का पेमेंट नहीं कर देते, मतलब मीन्स दैट 10 ईयर्स तक आप 2000 करोड़ रुपीस आपके पास है हमारे, और बाई चांस सपोज कीजिए अगर नहीं मिले हमें पैसे 10 साल बाद, तो क्या कर देते हैं, कंपनी बाइंडिंग अप होती है। बाद में यही फैसले होते हैं जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, कोर्ट में केस जाता है, 1 रुपए में 25 पैसे इनका पेमेंट कर दो। 2000 करोड़ की जगह अगर किसी की 200 रुपए तो फिर 25 रुपीज का पेमेंट कर दो, है ही निजी कंपनी के पास। तो इंश्योरेंसी में तो यही होता है। तो वो लोग अपने आप को सेफ्टी पॉइंट के लिए, अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या करते हैं, कंपनी पे बैन लगा देते हैं कि जब तक हमारी कैपिटल आपकी कंपनी में इन्वेस्ट है, आप इतने % से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो डिवेंचर होल्डर ने कंपनी पे बैन लगा दिया कि आप केवल और केवल 30% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। बाकी मनी 70% आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, आप उसको क्या करके रखेंगे, 70% प्रॉफिट को अपने पास जनरल रिजर्व में सेव करके रखेंगे। ऐसा बैन लगा है कंपनी के ऊपर। कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बन गई, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा वहां पर क्या हो रहा है, डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट हो रहा है। ये फैक्टर्स हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं, हम 30% से डिविडेंड ज्यादा नहीं दे सकते। अब डिसाइड कर लो, 30% लास्ट रेट है, 28 देना है, 29 देना है, 38 देना है। वो फैक्टर क्या कर रहा है, हमारे माइंड को अफेक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट का, जिस कॉन्ट्रैक्ट में हम बंधे हुए थे। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको डिविडेंड डिसीजन के सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर है। नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी तो उसमें जुड़े रहिएगा सब लोग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए केवल इतना ही।